प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। ज्ञात है कि अस्थमा एक बीमारी है जो बचपन से लेके छोटे बच्चों में भी सांस की प्रॉब्लम करती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एक ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है, डॉक्टर्स के पास भी जब मरीज को बताया जाता है कि नहीं हम लोग आपको ये दवा दे रहे हैं, पहला डायलॉग होता है कि डॉक्टर साहब इनहेलर मत दीजिएगा या कोई सूंघने वाला नहीं, हमें सिरप या गोली दे दीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहता है, इसकी आदत पड़ जाएगी इनहेलर की। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप सिंपल कैलकुलेशन देखें, जो हम लोग की मेडिसिन होती है जो सिरप या गोलियों के रूप में होती है उसमें सारी डोजिंग मिलीग्राम में होती है, जबकि इनहेलर्स जो कि डायरेक्टली हमारे लंग्स में जा रहे हैं उसमें डोज माइक्रोग्राम में होती है। तो बहुत ही कम डोज से हम लोग को ज़्यादा फायदा मिल रहा है। मैं अपने पेशेंट को इसी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग कोई आपको मैं अगर सिरप देता हूँ तो सिरप आपके पेट में जाएगा, फिर डिजोल्व होगा, खून में मिलेगा एंड देन आफ्टर फेफड़े में पहुंचेगा। इनहेलर्स डायरेक्टली फेफड़े में जा रहे हैं। कर लिया है, लेकिन अभी 3-4 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसके लिए अभी भी काम करना जरूरी है और उसके हिसाब से काउंसलिंग करना भी जरूरी है। पहली चीज तो ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं अस्थमा, मुझे सुनना नहीं चाहते कि मुझको अस्थमा हुआ है, खास तौर से बच्चों के मामले में। 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, इनमें जब अस्थमा बताया जाता है तो लोग मानने को तैयार नहीं होते, तो उनको एक तो समझाना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात ये कि अक्सर लोग कहते हैं जब हम दवाई तो लेते हैं लेकिन कुछ दिनों में जब हम छोड़ देते हैं फिर वही तकलीफ हो जाती है कुछ दिनों में। इसकी भी एक वजह है, ये भी लोगों को काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़, पूरी खुराक नहीं लेते लोग दवाई की, क्योंकि वो ले जाना भूल जाते हैं। कई बार जब घर से बाहर निकले तो ले जाना भूल गए, तो जिससे 1-2 दिन में उल्टा असर होने लगता है, जिसमें लोगों को गलतफहमी पैदा हो जाती है कि साहब ये मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और चौथी चीज़ ये है, इनहेलर लेने का तरीका मेरे हिसाब से 90% लोग गलत तरीके से लेते हैं। डायरेक्ट मुंह में, अगर वो मीटर डोज इनहेलर जो गैस वाला होता है डायरेक्ट मुंह में लेते हैं बिना एक बोतल लगाए या स्पेसर लगाए, तो वो मुंह में दवाई तो चली जाएगी लेकिन वो एब्जॉर्ब होगी मुंह के अंदर की सतह से, फिर ब्लड में जाएगी, फिर लिवर में जाएगी जहाँ कुछ इनएक्टिवेट होगी, तब जाके फेफड़े में पहुंचेगी। तो मामूली फायदा लोगों को होता है गलत तरीके से लेने पर भी, लेकिन असली फायदा उनको नहीं होता। दूसरी बात, फायदा नहीं हो रहा, डॉक्टर से कहते हैं साहब डोज बढ़ाओ, तो डोज बढ़ती चली जाती है और अंततः ये एक समस्या आती है, जब आप दवाई मुंह में ले रहे हैं तो लेते समय वो साइड इफेक्ट्स के लिए तो अवेलेबल है, साइड बॉडी में तो चली गई लेकिन उसका एडवांटेज नहीं मिला। तो इसलिए लोगों को सही ढंग से इनहेलर से खाना बहुत आवश्यक है। 3 तरह की इनहेलर्स होते हैं। अस्थमा का है, हमें भी मालूम है, इनहेलर पे चल रहे हैं। इनहेलर होने के बावजूद भी पेशेंट को दमा का एपिसोड और ज्यादा बढ़ जाता है। एलर्जेंस होते हैं, सीजन चेंज होता है, जैसे गर्मी से सर्दी, बरसात बीच में आई, बरसात से सर्दी आई, तो ये सीजनल जो चेंजेस होते हैं इसमें दमा प्रवोक होता है। एलर्जेंस होते हैं, जैसे धान का सीजन है, धान कटा, धान कटने पे मरीज एकदम से आया था, सांस उखड़ गई, इनहेलर ले रहे थे डॉक्टर साहब लेकिन सांस बहुत तेज उखड़ गई, अब किसी तरह कंट्रोल नहीं हो रही है, आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो धान से एलर्जी था। किसी को अंडे से एलर्जी, जैसा आपने बताया, कुत्ते से एलर्जी है, तोते से एलर्जी है, ये एलर्जेंस। कबूतर से एलर्जी है, कबूतर की जो बीट होती है बहुत ही ज्यादा फंगल इन्फेक्शन कॉज करती है। आज हमारे हर घर में कबूतर का वास है और आप देखेंगे कि कई कंट्रीज में कबूतरों को बैन कर दिया गया है, केवल इसी पीछे कि उनसे बहुत से ज्यादा फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो एक लोगों को इसकी जानकारी देना भी आवश्यक है कि आने वाले समय में जहाँ जहाँ कबूतरों का वास है वहाँ भी दमा प्रवोक हो रहा है, तो उनसे अपना बचाव करें और उनको वहाँ से हटाएं। हम लोग मनाते हैं द वर्ल्ड एस्थमा डे। इसका बेसिक पर्पज ये कि जो हम अपनी बात कहना चाहते हैं आप लोगों के थ्रू वो जनरल पब्लिक में जाए, क्योंकि हम पेशेंट देखते हैं तो डायरेक्ट बात करते हैं बट ज़्यादा लोगों को बात नहीं कह पाते।
इस साल जो एजमा दिवस जो मनाया जा रहा है उसका बेसिक पर्पज ये है, उसका जो उद्देश्य है, ये प्रूव हो चुका है कि इनहेलर थेरेपी बेस्ट थेरेपी है एजमा की। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। 2-3 चीजें हैं, इनहेलर सेफ होते हैं, इनका एडिक्शन नहीं होता है, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, इवन बच्चों में और प्रेगनेंसी में भी यूज कर सकते हैं। तो एजमा के जो पेशेंट हैं वो इनहेलर को रेगुलर यूज करें। 2 तरह की दवाइयां होती हैं जिससे सिम्टम्स में रिलीफ होता है, दूसरी दवाई होती है जिसको स्टेरॉइड कहते हैं, जिससे लोग बहुत डरते हैं, वो माइक्रोग्राम्स में होता है, उसके साइड इफेक्ट ना के बराबर होता है। जो स्टेरॉइड होता है वो जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है, दूसरी मेडिसिन सिम्टोमेटिक रिलीफ है। तो आपके थ्रू पब्लिक में ये मैसेज आना चाहिए, एस्मा के लिए इनहेलर्स फर्स्ट लाइन का, चाहे वो नेबुलाइजर फॉर्म में देते हैं या कैप्सूल फॉर्म में इनहेल करने के लिए देते हैं या इनहेलर्स देते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर ने जैसे कहा कि पहले एक्सेप्टेंस क्या है उसको पूरी जानकारी दें। देखिए, मैं अभी ये बताना चाहता हूँ कि कई वर्षों से हम लोग विश्व अस्थमा दिवस मना रहे हैं और उसकी वजह से हम लोग बहुत सारे लोगों से ये भ्रांति दूर करने में सफल हो चुके हैं कि इनहेलर का इस्तेमाल कोई एडिक्शन नहीं करता। जैसे हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उससे हमें एडिक्शन तो नहीं हो रहा। उसी तरह से अगर हमारे शरीर को दवा की ज़रूरत है तो वो दवा कम से कम मात्रा में केवल इनहेलर द्वारा ही दी जा सकती है। जो भी दवाई हम मुंह से खाते हैं, जैसे कि सिरप लेते हैं या गोली लेते हैं या कैप्सूल लेते हैं, वो पहले पेट में जाती है, फिर लिवर में जाती है, पूरी बॉडी में जाती है और इसका एक थोड़ा सा हिस्सा आपके फेफड़ों में जाता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट दवा फेफड़ों में सही ढंग से ले लें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करती है और कम से कम खुराक, जैसा कि अभी आपने बताया कि मिलीग्राम के स्थान पर माइक्रोग्राम में दवा लेते हैं। और मेरे विचार से किसी भी प्रकार से कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता जिससे कि यदि आप अस्थमा की बीमारी झेलते हैं वो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स पैदा करती है रादर दैन ये दवाइयों के मामूली से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बल्कि इससे लोगों की बच्चों में ग्रोथ भी अच्छी होती है, लोगों में कार्य भी अच्छा हो सकता है उसकी वजह से। तो किसी तरह की रुकावट नहीं आती, हिंड्रेंस किसी तरह की नहीं आती, तो इसलिए ये आवश्यक है। फिर किस तरह से फैलता है, किस चीज़ में बचाव किया जाए? जी, फिर से ये किस तरह से होता है अस्थमा और किस जी तरह बचाव किया जाए? जी, ये उसके कई कारण होते हैं, जैसे कि एलर्जी, जैसे वातावरण में बहुत सारी चीज़ें हैं। डस्ट है, डस्ट 2 तरह की होती है, घरेलू डस्ट और बाहर की डस्ट, जो सड़क की डस्ट होती है। और सड़क की डस्ट में आप जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं, जो भी ज़मीन में गिर रहा है, जो भी किसी तरीके से मतलब आप चाहे सड़ी हुई सब्जी है या फूल है या कोई है, वो फैल रहा है। एक तो वो डस्ट हो गई। ऑटोमोबाइल्स का एग्जॉस्ट जो होता है वो काफ़ी हानिकारक होता है। इसके अलावा पॉलन ग्रेन्स या परागकण जो विभिन्न पेड़ों और फूलों से निकलते हैं वो भी होते हैं। दूसरा, फंगल के स्पोर्स, फंगाई के या फफूंदी के स्पोर्स यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। तो ये जब अंदर जाते हैं तो हमारे बॉडी में एक रिसीविंग स्टेशन होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, वो एंटीजन कहते हैं इनको हम लोग। तो एंटीजन जो है वो उनको एक्सेप्ट कर लेती है, हमारे फेफड़ों में, आँखों में से एक्सेप्ट कर लेती है, उसको फिर मेमोरी में ले जाती है। जो मेमोरी सेल्स होती हैं जो उसमें चली जाती है, ये नेव लिम्फोसाइट जिसे कहते हैं, उसमें चली जाती है। 2-3 साल तो ऐसे सेंसिटाइजेशन होता है। फिर अचानक जब कभी वो एलर्जन जो आएगा तो है ही, वातावरण तो कभी साफ हो ही नहीं सकता पूरी तरह से। जब वो शरीर में अंदर जाता है तो दोनों में रिएक्शन होता है उस मेमोरी के हिसाब से, और उससे कुछ तत्व निकलते हैं, ल्यूकोट्राइन्स कहते होते हैं, जिससे कि फेफड़ों में सूजन आ जाती है, सांस की नलियों में, और संकुचन आ जाता है। तो ये एक कारण है। इसके अलावा जिनमें पेरेंट्स में या रिश्तेदारों में अस्थमा होता है, कुछ आनुवांशिक कारण भी होते हैं। कईयों में एक जो हमारे लिए एक एंटीबॉडी होती है जो शरीर की रक्षा के लिए बनी है, IgE, वो भी बड़ा भीषण रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से तकलीफ इससे बचाव क्या? जी, इसके बचाव क्या?
इससे बचाव यही है कि देखिए बचना तो बड़ा मुश्किल है, पूरी तरह से सबका बचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रदूषित क्षेत्रों में कम जाकर हम लोग इसको बचा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा बचने का उन लोगों को है जो प्रेग्नेंट वुमेन है। इसलिए अब आप कहेंगे साहब मैंने नई फैक्ट्री खोली है, चलिए आपको पेंट की फैक्ट्री में घुमाना है। अब वो चली तो गई, लेकिन ख़ास तौर से प्रेग्नेंट महिलाओं को एलर्जी से बचना चाहिए, क्योंकि उनकी जो एलर्जी वो ले रही हैं वो उनके बच्चे तक भी जा सकती है और वो पैदाइशी अस्थमा का मरीज भी बन सकता है। तो इसलिए एलर्जन से यथासंभव बचना चाहिए। और देखिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में उन सब में हमें जाना पड़ता ही है, तो फिर जो बच सके वो बचे, जो नहीं बच सकता उसके लिए जो क्या कर सकते हैं बस। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।